नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी यूकरवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के सचिव और डीजीपी आज मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कांवड़ यात्रा को अपने साथ आईडी प्रूफ लेकर चलना पड़ेगा। ये नियम उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ने 4 प्रदेशों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर इस बार कड़े निर्णय लिए गए हैं। कांवड़ यात्रा में पहचान पत्र अनिवार्य होगा। डीजे पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन पुलिस इसे नियंत्रित रखेगी। समीक्षा बैठक में यूपी के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही आसपास के कई जिलों के एसपी और डीएम भी यहाँ रहे। ये दोनों अधिकारी सुबह 11 बजे प्रतापपुर हवाई पट्टी पर उतरे। इसके बाद कार से बिजली में बहते हुए पुलिस लाइन और फिर कमिश्नर सभागार गए। बैठक की तैयारी की समीक्षा के बाद कैंट स्थित ओगरनाथ मंदिर का भ्रमण भी इन्होंने किया। ब्यूरो रिपोर्ट यूकरवट। प्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 10 जुलाई से नोएडा में कथा करेंगे। कथा का ये कार्यक्रम 16 जुलाई तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन 1.25 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। कथा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन हर सोमवार को किया जाता है। इसमें शहर के लोग जीडीए से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं। अधिकारी मौके पर ही उनका समाधान करते हैं। शहर के लोगों की सुविधा के लिए आज जीडीए में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस जीडीए में प्रत्येक सोमवार को होता है। इस दिन आवंटियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाधान दिवस सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। यहाँ लोगों ने म्यूटेशन और कब्जा आदि की शिकायतें दर्ज कराई। जीडीए के सभागार में आयोजित हुए समाधान दिवस के दौरान प्रॉपर्टी ऑफिसर सीपी त्रिपाठी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट यूकरवट। कल 20 जून को देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। गाजियाबाद में सेक्टर 23 में इस यात्रा का आयोजन होगा। यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर राजनगर द्वारा 20 जून को संजय नगर और 23 जून को वेब सिटी में भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर के अध्यक्ष आदिकर्ता दास ने बताया कि यात्रा के दौरान भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसके चलते वे 15 दिन तक अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। ठीक होने के बाद भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। 19 साल से हर साल रथ यात्रा निकलती है। पिछले 2 बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। जैसा कि हमारा हर साल निकलती है, इस साल भी हमारा कल जैसे जगन्नाथ मंदिर में वहाँ निकालते हैं, तो कल के ही दिन यहाँ भी है और भी पूरे देश में अलग अलग जगह बनाई जा रही है। उसको बहुत धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। देश भर में 20 जून को रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 20 जून को संजय नगर में भी भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा में रॉक बैंड तो होगा ही, वृंदावन के कलाकारों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा रथ यात्रा मार्ग पर आकर्षक रंगोली बनाई जाएंगी। जगह जगह आतिशबाजी करके रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ तो हम लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो हम लोग बैठे हुए 2-3 हम लोगों का इसमें वो है। इसमें बहुत लोग, पूरे शहर के लोगों का सबका सहयोग से जो है ये काम हो रहा है और इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल होंगे जो भगवान का रथ खींचेंगे। समाज सेवी और समरकूल के चेयरमैन संजीव गुप्ता ने बताया कि रथ यात्रा रईसपुर तिराहे से शुरू होगी और एम ब्लॉक, एल ब्लॉक, मानसी विहार, हनुमान मंदिर, टेम्पो स्टैंड, नागर चौक, पी ब्लॉक होते हुए राजनगर मंदिर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। मंदिर प्रबंधक सुरेश दास प्रभु ने बताया कि 23 जून को रथ यात्रा का आयोजन वेब सिटी में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूकरवट। 12 जून को निवाड़ी थाना क्षेत्र के आबूपुर गांव के जंगल में एक युवक का शव मिला था। शव को जलाने का प्रयास किया गया था। इसकी पहचान प्रिंस के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई गई है। मर्डर का एक मुकदमा अज्ञात ये लोगों के विरुद्ध जो है छानबीन प्रारंभ की गई। फिर परिवार वालों ने तहरीर दी और उसके पे टोंडा सिटी में मुकदमा लिखा गया
उसी मुकदमे में इस हत्या का अनावरण करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य लोग वांछित भी हैं और ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सुमित और भोला है, वो भी वहीं टोनका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ग्राम अग्रौला के रहने वाले सभी। एक आशीष तंवर है, एक अंकित तंवर है और चौथा शिवा मलिक है, ये बागपत का रहने वाला है। तो ये सभी इसमें खास करके सुमित जो है उसकी मृतक से रंजिश थी। 2 साल पहले इन लोग में के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था और सुमित का आपराधिक इतिहास भी है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके अपने अन्य साथियों को इकट्ठा किया और प्रिंस को पार्टी के बहाने बुलाया और पहले से इन्होंने अपनी 2 गाड़ियों में शराब और अन्य पदार्थ भरे हुए थे। फिर इसको ले जाके इन्होंने रास्ते में इसके साथ मारपीट की, गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को छत करने के उद्देश्य से आग जलाकर बॉडी को उसमें डाल दिया। गाज़ियाबाद में जिला मुख्यालय को संवारने का काम चल रहा है। सबसे पहले सीमेंट की बेंच हटाई जा रही हैं, इनके स्थान पर स्टील की बेंच लगाई जाएंगी। दीवारों का रंग रोगन भी बदला जाएगा। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का सौंदर्यीकरण होगा। जिला मुख्यालय के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। काफ़ी समय से इसकी तैयारी चल रही थी। सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारी जिला मुख्यालय परिसर का निरीक्षण कर चुके थे, लेकिन बीच में चुनाव के चलते काम शुरू नहीं हो सका। अब एक बार फिर से जिला मुख्यालय के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर अधिकतर अधिकारियों के कक्ष का रिनोवेशन का काम हो चुका है। मुख्यालय परिसर के गलियारों का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो रहा है। इसके साथ ही गलियारों में नई बेंच लगाई जाएंगी जो स्टील की होंगी। पहले डीएम कार्यालय स्थित गलियारे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसके बाद अन्य मंजिल और दूसरे कमरों और गलियारों का सौंदर्यीकरण होगा। इस काम में इसका ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ आने वाले फरियादियों के बैठने का उचित प्रबंध हो। एडीएम सिटी कार्यालय की ओर से बाउंड्री वॉल बनने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। हिंडन पार्क क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखीं। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को उनके प्रति होने वाले अपराध को लेकर जागरूक किया। आपके साथ कोई मारपीट होती है, हस्बैंड वाइफ जो भी ससुर सास करते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे घरेलू साधन चलाया है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। समाजवादी पार्टी ने भी अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उसकी जो ये तैयारियां हैं ये बड़ी खामोश हैं। भाजपा की तरह महाजनसंपर्क अभियान जैसा कोई कार्यक्रम सपा नहीं चला रही है, लेकिन प्रत्याशी चयन का जो पैमाना है वो उसने बना लिया है और धीरे धीरे तय करना शुरू कर दिया है कि किस लोकसभा से किस व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी अब तक अपने करीब 10 से 12 नेताओं को मैदान में उतारने का संकेत दे चुकी है। हालांकि इस बारे में पार्टी के जिम्मेदार जो नेता हैं वो सार्वजनिक बयान देने से बच रहे हैं। इतना जरूर बताया जा रहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच में पार्टी अपने सभी उम्मीदवार फाइनल करना चाहती है। पार्टी की जिलेवार बैठकों का मुख्य उद्देश्य यही फीडबैक लेना है कि संबंधित सीट पर किस नेता का टिकट के लिए चयन किया जाए। इन बैठकों से पार्टी नेतृत्व स्थानीय स्तर पर उस नेता के पक्ष में अधिकतम संभव सहमति बनाने का प्रयास कर रही है जो जीत सकता है। सिलसिलेवार कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जिलों में लगाए जा रहे हैं। वहां बैठ के पार्टी मुख्यालय पर उस क्षेत्र विशेष के लोगों को बुलाकर भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद ये सीटें मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्यों के पास रहेंगी। बदायूं सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा सांसद हैं। संघमित्रा भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती थी। मुरादाबाद से उसके मौजूदा सांसद एसटी हसन ही आगामी चुनाव लड़ेंगे ऐसा बताया जा रहा है। बलिया, मऊ, लखीमपुर खीरी और डुमरियागंज में भी पार्टी नेतृत्व का इशारा मिल चुका है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर दे ताकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पूरा समय मिल सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 21 जून से अमेरिका का दौरा शुरू होने जा रहा है। मोदी का ये दौरा कई चीज़ों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी की इस यात्रा पर केवल भारत और अमेरिका नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे कई देशों की नज़रें भी टिकी हुई हैं। पाकिस्तान और चीन में हलचल भी इसको देखी जा रही है। दोनों देश इस यात्रा से
परेशान हैं, ये भी बताया जा रहा है। कार्यक्रम ये रहेगा कि 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक होगी। 22 जून की शाम को पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ उनके सम्मान में राजकीय भोज में शामिल होंगे। 22 जून को ही अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक होगी जिसे मोदी संबोधित करेंगे। 23 जून को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में प्रमुख कंपनियों के सीईओ, पेशेवरों और अन्य निवेशकों के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का, इस दौरे का, इस अमेरिका यात्रा का क्या असर देखने को मिल सकता है, इस पर एक नज़र डाल लीजिए। दुनिया के बड़े देशों में भी भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष है, मतलब वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। इसके बावजूद हर गुट का पसंदीदा देश भारत बना हुआ है। भारत के रूस से अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका से भी। भारत तेज़ी से वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का राजकीय दौरे पर अमेरिका जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो राजकीय दौरा होता है इसका पूरा खर्च मेज़बान देश वहन करता है। 21 जून को मोदी योग का प्रचार प्रसार करेंगे। पश्चिम देशों में एशिया को प्रशांत क्षेत्र से जोड़ता है हिंद महासागर। यहाँ 50 से ज़्यादा छोटे देश और आइलैंड हैं। इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत पपुआ न्यू गिनी के करीब सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौता कर लिया है। इसके बाद चीन ने राजधानी होनियारा में बंदरगाह बनाने का एक अनुबंध भी हासिल किया है। चीन के इस कदम को देखते हुए क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चिंता में है। पीएम मोदी का प्रयास है कि इस यात्रा के दौरान पश्चिम देशों को प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, उनको एकजुट किया जाए। इस दौरान बड़े उद्योगपतियों से भी पीएम की मुलाकात है और इस मुलाकात के मायने ये हैं कि भारत निवेश को लेकर गंभीर है और चाहता है कि अमेरिका के जो निवेशक हैं वो भारत में निवेश करें। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। वो 53वां जन्मदिन अपना मना रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनका कोई ना कोई बयान भाजपा जैसे दलों के नेताओं के इशारे पर रहता है। आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी 20 जनवरी 2013 को कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष बनने के बाद जब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था तो उनके भाषण की एक लाइन बहुत चर्चा में रही थी, बहुत चर्चित रही थी। उन्होंने कहा था कि बीती रात सोनिया गांधी मेरे पास आईं और कहा सत्ता जहर के समान है जो ताकत के साथ खतरा भी लाती है। सत्ता जहर के समान है, इन्हीं शब्दों को बहुत चर्चा में लेती है। राहुल गांधी अपने परिवार के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमफिल की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने कुछ दिन तक एक कंपनी में नौकरी भी की थी, उसके बाद भारत लौट आए। राहुल गांधी ने सुरक्षा के कारणों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना नाम छिपाकर पढ़ाई की थी। वह राहुल विंसी के नाम से वहाँ पर जाने जाते थे। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था। उनकी असली पहचान सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही थी। राहुल गांधी जनवरी 2004 में पहली बार अमेठी आए थे। उन्होंने मार्च 2004 में अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, जबकि उन्होंने जनवरी में अपने अमेठी दौरे में कहा था कि उनका भी राजनीति में आना निश्चित नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने अपने पहले ही जो चुनाव लड़ा था उसमें रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट से 3 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीता था। अमेठी लोकसभा सीट पर इससे पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी सांसद रह चुके थे। वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार बनने के बाद जनवरी 2006 में हैदराबाद में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। तब हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को पार्टी में किसी पद पर देखने की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया था। राहुल गांधी के बयान कई बार चर्चा में रहते हैं तो उन्हें परेशान भी करते हैं। 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, अगर बाबरी मस्जिद गिराने के समय गांधी परिवार का कोई सदस्य सक्रिय होता तो ऐसा नहीं हो पाता। इतनी बात कहते ही वो दूसरे दलों के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। राहुल गांधी पहली बार 2011 में गिरफ्तार हुए थे। वे यूपी के किसानों से मिलने जा रहे थे, जिस दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त यूपी में मायावती की सरकार थी।
भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे मिलने के लिए राहुल यूपी के भट्टा पारसों जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनीति के अलावा राहुल गांधी का एक अलग निजी जीवन भी है। वह कई खेल जानते हैं। राहुल गांधी तैराकी, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, निशानेबाजी भी जानते हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली है और वो विमान उड़ाना भी जानते हैं। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।